बाद आज का टॉपिक जो है हमारा वो रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यानी कि इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे और रासायनिक समीकरण होता क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है रासायनिक समीकरण क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। हम सब जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों का मतलब होता है सूत्र। सूत्र यानी कि जो हम तत्व का जो नाम देते हैं सूत्र के आधार पर ओ, जैसे हाइड्रोजन को H कहा जाता है, ऑक्सीजन को O कहा जाता है, तो ये सूत्र हैं, ये तत्वों के सूत्र हैं। तो यही सूत्रों को इस्तेमाल करके और प्रतीकों के साथ उनकी जो है भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, तो हम इसे जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब है कि जो तत्व हैं उनके नामकरण सूत्रों के आधार पर किया जाता है तथा उनके साथ साथ भौतिक अवस्थाओं का भी ज्ञान कराना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीक का मतलब है सूत्र, यानी कि जो अभी बताए हम, जैसे ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वह जो सांकेतिक नाम जो दिया गया है H और O वही जो है सूत्र है यहाँ। ठीक है, तो उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके जो है हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तथा साथ ही साथ हम भौतिक अवस्था का भी ज्ञान कराते चलते हैं। तो भौतिक अवस्था का ज्ञान करके जो है हम लोग देखेंगे अभी समीकरण में, जैसा कि हमने एक समीकरण लिया है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। कहने का मतलब है कि एक है मैग्नीशियम तत्व जिसे हम ऑक्सीजन के साथ जो है दहन मतलब इसे गर्म करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, गर्म करने के बाद तो हमारे पास जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मिलता है। तो इसमें हमने क्या क्या चीजों का उपयोग किया अभिकारक के रूप में, एक मैग्नीशियम लिया था, एक ऑक्सीजन लिया था। तो ये भैया क्या है, तो ये अभिकारक है। और जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं और गर्म करते हैं यानी दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण जो तैयार हुआ तो इसे ही हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसमें अभी हमने केवल तत्वों के सूत्रों के आधार पर समीकरण को तैयार किया है जिसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जिसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। कोई आपसे पूछता है कि कंकाली समीकरण क्या होता है, तो कंकाली समीकरण का मतलब है कि सूत्रों का प्रयोग करके समीकरण को एक ढांचे में तैयार करना, रिएक्शन करा करके केवल जो है इनकी भौतिक अवस्था को अभी नहीं हम लोग बता रहे हैं, केवल सूत्रों का प्रयोग करके समीकरण को तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे समीकरणों को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बना, इन सब का जो है अवस्था का ज्ञान हमने नहीं कराया है। तो इन सब का अवस्था का ज्ञान अभी हम लोग करा करके देखेंगे कि अवस्था का ज्ञान कैसे होता है। तो इधर देख सकते हैं आप कि जो समीकरण होते हैं तो समीकरण में हमेशा अवस्था जो है वो चार तरह के लिखे जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं समीकरण के साथ में बगल में जो है वो इन अवस्थाओं का जो है जिक्र किया जाता है कि ये क्या है। तो अवस्था कितने हो सकते हैं, तो चार हो सकते हैं। पहला अवस्था देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एस लेटर से हम लोग जो है उन चीजों को दर्शाते हैं जो सॉलिड होते हैं यानी ठोस होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक सेकेंड आता है एल फोर का मतलब है लिक्विड, लिक्विड का मतलब द्रव। जो द्रव वाले तत्व होते हैं, जो द्रव वाले देखिए समीकरण में जो तत्व हम यूज करते हैं उनके साथ जो है हम उनके पास एल को लिखते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि यह जो है लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और जी अगला जो है जी है, जी मतलब है गैस। जो गैसीय तत्व होते हैं उनके साथ हम गैस यानी कि जी को एक लेटर लिख देते हैं जी, जिससे हमें समझ में आती है कि इनकी अवस्था जो है क्या है, वो है गैस अवस्था में है। एक सबसे जो लास्ट वाला है एक्यू, तो एक्यू को इंग्लिश में हम एक्वस कहते हैं। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसमें कि ये जो है इसमें अवस्था का ज्ञान करा करके देखते हैं कि आखिर है क्या। तो मैग्नीशियम जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, तो सॉलिड होता है। मैग्नीशियम क्या है भैया, तो मैग्नीशियम जो बच्चा वो सॉलिड है, इसलिए हम यहाँ पे एस लिखते हैं, क्योंकि एस का मतलब ही ठोस होता है, ठोस पदार्थ है, इसलिए हम एस लगा दिए। जबकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का अवस्था जो होता है वो गैसीय अवस्था होती है, तो गैसीय अवस्था के लिए हम क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं।
तो इसमें हम जी लगा करके जो है लिखते हैं। इस तरह से हम अवस्था का ज्ञान कराते हैं कि ये गैस है तो इसके साथ जी लगेगा। इसके बाद जो है जो उत्पाद हमारे सामने बन के आया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है क्या है, उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो इसकी अवस्था जो है वो भी सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। इसकी अवस्था भी सॉलिड है, यानी कि यह तत्व जो हमारे सामने उत्पाद के रूप में बन के तैयार हुआ है, सामने आया है, तो ये भी सॉलिड है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है इनकी अवस्था का ज्ञान कराते हैं, इनके स्वरूपों को देख करके, पहचान करके कि आखिर ये किस रूप में है, तो उनके रूपों को दर्शाना ही अवस्था का ज्ञान कहलाता है। अवस्था का ज्ञान कहलाता है। तो पूर्ण रूप से जो है अवस्था का ज्ञान जब हम करा लेते हैं तो हमें जो है समीकरण जो है पूर्ण रूप से पता चलता है कि यह समीकरण जो है पूर्ण रूप से तैयार है। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं रासायनिक समीकरण। आपको एग्जाम में दिए जाते हैं और उसे संतुलित करके हम लोगों को दिखाना होता है। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना होता है, समझ के पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। हमारे बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक नियम दिया गया है, एक ट्रिक दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग बुक के आधार पर ही देखते हैं कि आखिर कैसे उसमें ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो उसके लिए हमें जो है एक समीकरण, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है और उस समीकरण को बनाने के लिए हमने एक जो है टेबल को बनाया है। इस टेबल में हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है कि जो चीजों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो इसमें हम जो है मुख्य रूप से तत्व, सारे के सारे तत्व हैं। तो सबसे पहला चीज आप तत्व लिखेंगे। इसके बाद जितने तत्वों का उपयोग कर रहे हैं यानी कि अभिकारक, वो क्या है? अभिकारक है, जिनका हम उपयोग करके जो है उत्पाद का निर्माण करने वाले हैं। तो अभिकारक सेकेंड जो टॉपिक हमारा आता है इसमें, वो लिखेंगे अभिकारक। इसके बाद जो लास्ट में जो तैयार होता है यानी कि जो अभिकारक से मिलकर के बना हुआ चीज जो है तीर के इधर, वो है उत्पाद कहलाता है। तो उत्पाद का भी टॉपिक इधर लिखते चलेंगे कि आखिर उत्पाद के अंदर क्या चीज होती है। इसमें हमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि जो समीकरण होते हैं उसमें ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपको, तो वो चीज क्या है? तो ये संख्या जो है वो एटम्स यानी कि परमाणु, नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणु की संख्या को दर्शाता है। वो क्या दर्शाता है? तो परमाणु संख्या को दर्शाती है। ये संख्या जो नीचे आप देख पा रहे हैं 2 3 4 2, ये सब जो है परमाणु संख्या को दर्शा रहा है। तो इन्हीं परमाणु संख्या को जो है इक्वल करना ही समीकरण कहलाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो परमाणु संख्या है उन्हें हम दोनों तरफ जो है बराबर करेंगे, प्रयास करेंगे कि बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर जब तक नहीं होगी तो समीकरण जो है पूर्ण रूप से संतुलित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने एक टेबल चार्ट बना लिया है। अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बना करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो तत्व हैं उनके नामों को लिखते हैं। जो अभिकारक की ओर जो तत्व हैं उनके नामों को आप लिख लेंगे। जैसे इसमें हमने एक तत्व लिया है Fe मतलब आयरन, तो आयरन को हमने लिख दिया। इसमें देखिए एक H है और एक O है, यानी कि H फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अलग एक तत्व होता है, गैस होती है, तो इसलिए हमने इसको अलग लिखा है एक तीसरे सेकंड वाले बॉक्स में। इसके बाद एक चीज और अभिकारक के रूप में हमें मिल रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भी हमने ले लिया। अब क्या करना है कि अभिकारक यानी कि इस ओर हमें एक चीज का पता करना है कि आयरन जो है वो कितनी संख्या में, यानी कि कहने का मतलब आयरन के पास कितनी परमाणु संख्या है। तो आयरन के पास देख रहे हैं आप कि कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है का मतलब है कि 1, कुछ भी नहीं है का मतलब है 1। तो इसके पास जो है 1 जो है परमाणु संख्या है। तो हमने इसका परमाणु संख्या को इस तरफ अभिकारक के बॉक्स में लिख देते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकेंड में हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो है अभिकारक के तरफ में कितना देखिए परमाणु संख्या भैया, तो ये है 2। ठीक है, तो इसका भी परमाणु संख्या हम अच्छा लिख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन, हमारा लास्ट जो तत्व बचा है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन में देखते हैं कि आखिर ऑक्सीजन के पास कितने जो है तत्व, सॉरी परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या इसमें देख पा रहे हैं कि आप इसमें भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 रहा होगा, है ना। इसी तरह से उत्पाद वाले बॉक्स में भी हम फिल कर लेते हैं कि उत्पाद में जो है परमाणु संख्या कितने कितने हैं। तो आयरन में देखिए इसके साथ 3 परमाणु संख्या दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। फिर हाइड्रोजन कितनी संख्या में इधर, तो 2 की संख्या में है। ऑक्सीजन कितनी संख्या में बचा, तो ये है 4 की संख्या में। तो अब ध्यान देंगे इस चार्ट के ऊपर कि क्या यह जो अभिकारक और उत्पाद के संख्या जो लिखे हुए हैं वो आपस में बराबर हैं? जी नहीं, आपस में बराबर नहीं है। देखिए आयरन में Fe का जो है अभिकारक की तरफ 1 की संख्या में, जबकि उत्पाद की तरफ 3 की संख्या में, तो अभी यह संतुलित समीकरण नहीं है।
अभी बैलेंस में नहीं है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, हमें बराबर करनी होगी। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इधर अगर हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो जिस तरफ संख्या कम होती है तो उसी तरफ हमें संख्या को मैनेज करना है। तो देख पा रहे हैं कि इधर एक है, इधर 3 है, तो इसका मतलब है कि बढ़ाना हमें किधर है भैया, तो है अभिकारक की ओर। तो अभिकारक की ओर बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे 3 बराबर लाने के लिए हम 1 में 3 से गुना करेंगे तभी तो 3 होगी। चूंकि हमें 3 के बराबर लाना है तो 1 पहले से हमारे पास है, तो 1 के साथ 3 का गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगी। यानी कि अब जो है आयरन 3 इधर भी और उधर भी 3, अभिकारक के तरफ भी 3 और उत्पाद के तरफ भी 3। इसके बाद इसी तरह से हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखेंगे कि इधर 2 है, इधर 2 है, तो अभी बराबर है ना। तो इसे हम छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन को आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 1 की संख्या में, जबकि उत्पाद की तरफ 4 की संख्या में, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ, हमें बराबर करना है। चूंकि रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, तो संतुलन में जो है अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम कि इसे भी इक्वल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई जो है हम 4 से कर देंगे। चूंकि 4 लाना है तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगी, इक्वल हो गई। अब तो इक्वल हो गई। अब ये जो चीज हम किए हैं अभी पूर्ण तरह जो है ये संतुलित नहीं हुआ है। अभी हम इस चीज को जो बढ़ा करके देखेंगे उसे हम इधर जो है लिखते चलेंगे, लिख करके देखेंगे कि इधर जो है बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बॉक्स का जो है बना लेते हैं। इसके ऊपर बॉक्स बनाने के बाद ये होता है कि लिखी हुई संख्या पहचान में आती है। तो आयरन देखिए अभिकारक की ओर कितना है, 3, उधर 3 है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि परमाणु संख्या आयरन का 3 इधर है, तो इधर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गुना हमने अभिकारक की ओर किया है, तो यहाँ पर भी हम जो है गुने के रूप में आयरन के साथ जो है लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन 2 की संख्या में इधर है, इधर भी हाइड्रोजन 2 की संख्या में इक्वल है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है 4 है अभिकारक की ओर। ऑक्सीजन कितना है, 4 है अभिकारक की ओर। एक चीज का ध्यान रखेंगे हम कि जब भी अगर आपने यहाँ पर गुना किया है तो आपको इस समीकरण में गुने के रूप में ही लिखना है, ना कि आप जो है ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में यहाँ पे O के नीचे 4 नहीं लगा सकते। क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है कि गुने के रूप में इसको लिखा है, और तो यहाँ पर भी आपको गुने के रूप में ही लिखना होगा, यानी गुने में ही लिखना होगा। तो ये 4 का गुना हम जो है इस पूरे जल के साथ यानी H2O के साथ हम कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गई, इधर इधर जो है 4 था तो इधर 4 लिख दिए। लेकिन उधर 4 देखते हैं कि क्या उधर 4 है, ऑक्सीजन जो है 4 है, जी हाँ, यहाँ देखिए 4 है। लेकिन अब थोड़ा सा मिला करके हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन को कि क्या ये सही फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं कि आयरन देखिए इधर कितना है, आयरन की संख्या 3, तो आयरन की संख्या इधर 3, इधर देखेंगे एक बार उत्पाद की तरफ इधर भी 3, इधर देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई भाई, तो हाइड्रोजन की संख्या देखो यहाँ पे 4 और 2 पहले से, यानी कि अब 4 का गुना 2 के साथ हम करेंगे आपस में, यानी कि ए वाला जो है आपस में गुना होगी तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 8, 4 दूना 8। इधर हाइड्रोजन की संख्या 8 है, जबकि आप देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो इधर 2 है, यानी कि अभी भी इधर जो है हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो इधर जो है 6 लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोग सीधा सीधी 6 की कमी है, तो हमें 8 पुराने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि 4 का गुना 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन देख पा रहे हैं आप कि 4 इधर जो है वो ऑक्सीजन के भी साथ में गुना है, तो 4 इधर ऑक्सीजन है तो इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इसमें तो नो चेंज, इसमें कोई हमें घटाने बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हाइड्रोजन 8 हो गया, तो हाइड्रोजन 8 करने का मतलब है अभिकारक की ओर हम देख पा रहे हैं कि 4 दूना 8, तो यहाँ पर 4 करने का मतलब है कि आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ऐसा 4 का मल्टीप्लाई किए तो 8 हुआ, और इसके साथ भी हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया भैया, ये जो है 8 हो गया बच्चा। तो इस तरह से जो है समीकरण को हम इस टेबल चार्ट के माध्यम से जो है बनाते हैं। लेकिन सबसे बात यहाँ तब आ जाती है कि एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं, तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि हम जो है हमारे पास टाइम बहुत कम होती है, क्योंकि समीकरण को बनाने के लिए इस तरह का टेबल बना करके, चार्ट बना करके हम वहां पर संतुलित समीकरण को नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम जो है आपको समीकरण को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है, इक्वल कैसे किया जाता है, इसी फॉर्मेट में रख करके वो जो है आपको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है समीकरण संतुलित किया जाता है।
एक चीज इसमें और बात ध्यान रखने वाली है क्या, कि जब भी कोई समीकरण आपको संतुलित करने के लिए दिया गया है, तो संतुलित समीकरण में आप ध्यान देंगे कि जो परमाणु संख्या जो तत्वों के नीचे लटका करके लिखे होते हैं, उसमें आपको चेंज नहीं करना होता है। यानी कि आप जब बैलेंस कर रहे होते हैं कि इधर तत्वों की संख्या कमी होती है किसी तरफ, तो जैसे यहाँ पे आयरन में कमी हो रहा था, तो आयरन में हमने लटका कर नहीं लिखा, या किसी भी चीज को हमने जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए हमने 4 को गुना में रखा, न कि यहाँ पर इसे 2 को मिटा करके यहाँ पे जो है हम 8 से ज्यादा कर दिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं। परमाणु संख्या जो पहले से दी हुई होती है तत्वों के साथ, उसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं, यानी हटा नहीं सकते हैं। केवल बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे हम गुना कर सकते हैं, यानी उतने ही परमाणु संख्या को हम गुना कर सकते हैं कि ताकि इक्वल हो जाए दोनों तरफ। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि संतुलित करते समय रासायनिक समीकरण को, कि हमें जो है परमाणु संख्या जो पहले से दी हुई होती है नीचे की ओर, उन्हें हम इरेज ना करें। तो यही जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहलाता है।